अध्याय 51। आज रात मुझे उसके साथ सोना है। शेनगुक, जो झो हुआहाई की भयावह योजना से अनजान था, किराए के घर के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी चाबियां निकालते हुए थोड़ा शर्मिंदा हुआ। जाने से पहले उसने लिन मोमो को कुछ देर घर में अकेले सुकून का समय बिताने देने का वादा किया था। हालांकि शहर से रंगीन स्टेशनरी खरीदने के बाद वह सिर्फ 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए ही गया था। जैसे ही उसने सावधानी से चाबी से दरवाजा खोला, उसकी नजर लिविंग रूम में सोफे पर पड़ी। टीवी पर अभी भी जानवरों वाले चैनल चल रहे थे, लेकिन सोफे पर बैठी छोटी सफेद बिल्ली गहरी नींद में सो रही थी। लिन मोमो को किसी के आने का आभास हुआ। उसने एक आंख खोली और शेनगु की तरफ देखा, फिर उसे बंद करके फिर से सो गई। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि शेनगु जल्दी क्यों लौट आया। शायद मुझे बिस्तर विक्रेता से एक और सेट भेजवाना चाहिए, शेनगु ने मन ही मन सोचा। टैक्सी में रहते हुए शेनगु ने अपने 2 अन्य रूममेट्स लू हाओ और झांग यू को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके फोन नहीं मिले। उसे शक था कि वे भी झो हुआहाई के लोगों के कब्जे में हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में रात में मॉर्निंगसाइड यूनिवर्सिटी के छात्रावास में वापस जाना या फिर कुछ लेने के लिए भी छात्रावास वापस जाना ठीक नहीं था। शेनगु ने फैसला कर लिया था कि कहीं लिविंग रूम में फोन करके लिन मोमो को परेशान न कर दे, इसलिए वह उत्तरी बेडरूम में गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर वाले को फोन करके बिस्तर का एक और सेट भेजने को कहा। उसने डिलीवरी के बाद भुगतान का इंतजाम कर लिया। कुछ ही देर बाद एक फूड डिलीवरी राइडर ने दरवाजा खटखटाया और लिन मोमो की चैन की नींद में खलल डाल दिया। लेकिन सैल्मन और टेरियाकी चिकन लेग राइस देखकर छोटी सफेद बिल्ली की नींद खुल गई और वह बेसब्री से शेनगु का इंतजार करने लगी कि कब वह उसके लिए खाने का डिब्बा खोले। शेनगु ने चिकन लेग राइस की 2 सर्विंग और कुछ मसालेदार बत्तख की गर्दनें मंगवाई थीं। लिन मोमो ने मसालेदार बत्तख की गर्दन सूंघी, एक निवाला खाया और फिर बची हुई हड्डियों को कॉफी टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स में रख दिया। फिर उसने शेनगु से कहा, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। ज्यादा तीखा नहीं है, पर फिर भी पेट भर रहा है। शेनगु ने बत्तखों की गर्दन के साथ आई आड़ू के जूस की बोतल खोली और अफसोस से कहा, लगता है इस किराए के घर में अभी भी बहुत सी चीजें गायब हैं। अगर हमारे पास छोटे कटोरे या कागज के कप होते तो मैं तुम्हें आड़ू का जूस पिला सकता था। इन मसालेदार बत्तख की गर्दनों को एक कप जूस के साथ खाना और भी बेहतर होगा। लिन मोमो ने सैल्मन का एक और निवाला लेते हुए कहा, खैर यह जगह उन गलियों से कहीं बेहतर है जहां मैं घूमती थी। उसने आगे कहा, अगर हमें कुछ समय के लिए कुछ याद भी आ रहा है तो आपके पास पैसे हैं तो आप धीरे धीरे चीजें खरीद सकते हैं। इस बिंदु पर लिन मोमो को कुछ याद आया और उसकी अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। क्या हुआ? शेनगु ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं, लिन मोमो ने सिर हिलाया। मुझे अचानक पिछले मालिक का सिस्टम याद आ गया। उस प्रणाली से उन्हें लगातार भारी धन प्राप्त हुआ, लेकिन शेंड्रागन रिज छोड़ने से पहले के वर्ष में वे लगातार दुखी होते गए। शेनगु, जो डोंगफैन मिंग नामक रहस्यमय व्यक्ति के बारे में उत्सुक था, ने एक सवाल पूछा जो वह पिछली बार पूछने में विफल रहा था। चूंकि वह इतना अमीर था और बाद में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, तो कई लड़कियां उसे पसंद करती होंगी, है ना? क्या उसे किसी से प्यार नहीं हुआ? अगर उसके पास कोई ऐसा होता जिससे वह प्यार करता, तो वह इतनी सारी दौलत छोड़कर अकेले शेंड्रागन रिज नहीं जाता, है ना? लिन मोमो ने आह भरते हुए कहा, वह ऐसा कैसे नहीं कर सकता? उन्होंने एक बार कुछ सुंदरियों को करोड़ों डॉलर की लग्जरी नौका पर समुद्र में घूमने के लिए आमंत्रित किया था, जिनमें से कई एलिस्ट सेलिब्रिटी, सुपरमॉडल और शानदार फ्लाइट अटेंडेंट थीं। सिर्फ उस एक रात में उन्होंने जो शराब पी थी उसकी कीमत करोड़ों में थी। वह उनके जीवन की सबसे असाधारण और अनियंत्रित रात थी। लेकिन उस रात के बाद उसे अचानक सुंदर महिलाओं में रुचि खत्म हो गई। जब वह कंपनी में वापस लौटे तो कभी कभार कंपनी के प्रमुख मामलों पर निर्णय लेने के अलावा उन्होंने अपना बाकी समय कुछ अजीब और विचित्र किताबें पढ़ने और गुप्त रूप से अपनी डायरी में कुछ लिखने में बिताया। शेनगु ने उस असाधारण दृश्य को सुना जिसका एक बार डोंगफैन मिंग हिस्सा था, और फिर उसके बाद के असामान्य परिवर्तनों के बारे में बात करना जारी रखा। अचानक उसके मन में एक अजीब सा विचार आया और उसने लिन मोमो से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उस जंगली रात के बाद उसने महिलाओं में पूरी तरह से रुचि खो दी? आखिरकार चरम सीमाएं विपरीत की ओर ले जाती हैं और पूर्णिमा क्षीण हो जाती है। हर चीज को अपने चरम पर पहुंचने के बाद नीचे की ओर जाना ही पड़ता है। हालांकि लिन मोमो शेनगु की बात से सहमत नहीं दिखी। उन्होंने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, एक साधारण व्यक्ति के नजरिए से वह रात शायद उसके लिए चरम क्षण रही होगी, लेकिन उस समय वह पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। आप अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं,
इसलिए आप निश्चित रूप से इसे गहराई से नहीं समझते हैं। अमीरों की खुशी आम लोगों के लिए अकल्पनीय है। उस समय उनकी ताकत के साथ नौका पार्टी आयोजित करना कुछ भी नहीं था। अगर वह चाहता तो उस पार्टी का स्तर 1, 2 या 10 गुना भी बढ़ा सकता था। इसलिए उसके बाद के परिवर्तनों के पीछे गहरे कारण अवश्य होंगे। लेकिन उस समय मेरे स्वामी होने के नाते वह इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे और मैं उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता था। शेनगु ने एक मीठी और मसालेदार बत्तख की गर्दन उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। धीरे धीरे उस पर लगे मांस को खाने लगा और कुछ देर के लिए चिंतन में डूब गया। लगभग 2 मिनट बाद उसके मुंह में रखी बत्तख की गर्दन को बहुत सफाई से खाया गया। फिर उसने वैसा ही किया जैसा लिन मोमो ने पहले किया था। एक टिश्यू निकाला और उसे अपने सामने कॉफी टेबल पर फैला दिया। उस पर बत्तख की हड्डियां थूक दी और फिर लिन मोमो से कहा, शायद वह लड़की जिसे वह विशेष रूप से पसंद करता था, उसे पैसों की परवाह नहीं थी। हालांकि बाद में वह बहुत अमीर हो गया, लेकिन वह उसका दिल नहीं जीत सका। यह सुनकर लिन मोमो ने शेनगु की बातों से न तो स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की और न ही असहमति जताई। शायद यह उपन्यास पर उपलब्ध है। लेकिन जब वह बहुत अमीर हो गया तो मैंने उसे कभी किसी महिला के साथ सक्रिय रूप से संबंध बनाते नहीं देखा। उसके आसपास की सभी महिलाएं उसके पैसे से आकर्षित थीं और उसके करीब आने की पहल करती थीं। और उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वे उनके प्रति उत्साही हैं, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे ईमानदार हैं या नहीं। यह सुनकर शेनगु को लगा कि उस समय डोंगफैंग मिंग पुरुषों और महिलाओं के बीच रोमांटिक संबंधों के मामले में बहुत अलग हो गया था। उन्होंने अब लिन मोमो के पूर्व गुरु पर कोई टिप्पणी नहीं की। आखिरकार लिन मोमो ने कई वर्षों तक डोंगफैंग मिंग का अनुसरण किया था और वह कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता था जिससे वह दुखी या उदास महसूस करे। जब आसमान में अंधेरा छाने लगा तो जिस व्यापारी को बिस्तर पहुंचाना था उसने आखिरकार सामान भेज दिया। अच्छे बिस्तर के इस सेट की कीमत शेनगु को 1000 RMB से अधिक पड़ी। हालांकि इसे आजमाने के बाद यह बहुत आरामदायक लगा, इसलिए शेनगु ने वीचैट पर व्यापारी को खुशी से भुगतान किया। डिलीवरी कर्मचारी के जाने के बाद लिन मोमो ने शेनगु से पूछना शुरू किया कि उसने अपना मन क्यों बदल दिया और यहाँ सोना चाहता है। क्या इसलिए कि तुम अब भी मुझे रात में अंडरवियर में देखना चाहते हो? निश्चित रूप से एक पुरुष के रूप में आप लंबे समय तक अन्य पुरुषों की तुलना में अधिक महान नहीं रह सकते। लिन मोमो के अस्पष्ट स्वर को सुनकर शेनगु, जो पहले ही समझ चुका था कि वह उसकी शर्मिंदा अभिव्यक्ति देखने के लिए ऐसा कर रही थी, इस बार बहुत शांत हो गया था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बॉस जो, जिसे मैंने कल रात शर्मिंदा किया था, उसने आज मुझसे अपना बदला लेना शुरू कर दिया। चूंकि सिस्टम का रहस्य लिन मोमो के साथ भी साझा किया गया था, इसलिए शेनगु ने उसे भी इस मामले के बारे में सच्चाई बताई। अध्याय 52। क्या आप अभी भी टिके रह सकते हैं? अगले दिन शेनगु उठा और उसने पाया कि उसके बगल में एक बिल्ली लेटी हुई है। कल रात लिन मोमो के साथ झो हुआहाई पर चर्चा करने के बाद लिन मोमो दक्षिणी बेडरूम में एक लड़की में बदल गई और शेनगु के सामने अपने फीता अंडरवियर दिखाने पर जोर दिया। यह आपको भविष्य में सुंदर महिलाओं के प्रलोभन का विरोध करने में मदद करने के लिए है। जब शेनगु शर्मिंदा महसूस कर रहा था और अपने हाथों से अपनी आंखें ढकने वाला था तो लिन मोमो तुरंत उसके बिस्तर पर कूद गई और अपने 2 छोटे और शक्तिशाली सफेद हाथों से जबरदस्ती उसके हाथ खोल दिए। शरारत से उसने शेनगु की बंद पलकें उठानी शुरू कर दीं और उसे अपना अविश्वसनीय रूप से प्यारा और आकर्षक रूप दिखाना शुरू कर दिया। शेनगु की नाक सूख गई और उसके शरीर में ऐसा महसूस हुआ जैसे आग लग गई हो जब उसने लिन मोमो की पतली आकृति को उसके गुलाबी फीते वाले अंडरवियर में देखा। आप किस बात से भयभीत हैं? जरा देखो, वह तो बस एक बिल्ली है, उसे मेरे द्वारा देखे जाने का डर नहीं है, मुझे क्यों डरना चाहिए? आधे गुस्से में और आधे अनजाने में शेनगु ने अंततः यह सोचने के बाद अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने अपने विचारों से खुद को मजबूर किया कि शर्मिंदगी के कारण वह अपनी आंखें बंद न करे। यह सब भ्रम है। उसका असली रूप तो बस एक बिल्ली है। यह इंटरनेट पर अंडरवियर शो देखने जैसा है। अगर मैं इसे तब स्वीकार कर सकता था तो अब एक सुंदर बिल्ली को क्यों नहीं स्वीकार कर सकता? शेनगु, जो खुद को प्रोत्साहित करते रहे, ने अंततः 1 मिनट से अधिक समय तक प्रयास करने के बाद लिन मोमो से एक बहादुर आदमी की प्रशंसा प्राप्त की। फिर शरारत से उसने शेनगु से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं रुकूं? गुरुजी। शेनगु को चुप और अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए देखकर लिन मोमो अचानक बिस्तर से उतर गया और दक्षिणी बेडरूम की ओर चला गया। चलते समय उसने अस्पष्ट स्वर में कहा, अगर रात को तुम्हें मेरी याद आए तो अकेले ही आ जाना। मेरे शयन कक्ष का दरवाजा कभी भी तुम्हारे लिए बंद नहीं होगा।
उस रात शेनगुक, जो उत्तरी शयन कक्ष में रहता था, अपने हृदय में उथल पुथल भरी भावनाओं का विरोध करने के लिए बार बार स्वयं को सम्मोहित कर रहा था। यह तो बस एक बिल्ली है, यह तो बस एक बिल्ली है, यह तो एक प्यारी सी सफेद बिल्ली है। यह चक्र चलता रहा और उसने अपने उत्तरी शयन कक्ष का दरवाजा भी बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि लिन मोमू रात में फिर से उसके साथ चालें चलेगा और सोते समय उसे छू लेगा। हालांकि भोर के बाद यह तथ्य साबित हो गया कि लिन मोमू के खिलाफ दरवाजा बंद करना पूरी तरह से बेकार था। जब शेनगू की नींद खुली और उसने बिल्ली को देखा तो वह इतना चौंक गया कि वह लगभग बिस्तर से कूद पड़ा। फिर उसने भागने की इच्छा को रोका और उस प्यारी सी बिल्ली के चेहरे को देखकर राहत की सांस ली। सौभाग्य से, यद्यपि वह चुपके से आ गया था, फिर भी वह बिल्ली के रूप में उसके बगल में लेटा हुआ था। लिन मोमू की पलकें तुरंत झपक उठीं, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं, बल्कि उन्हें बंद कर लिया और अपना रोएदार बायां पंजा शेनगू के ऊपरी शरीर की ओर बढ़ाया। उसके पजामे पर रखा यह पंजा उसके उसके बगल में होने पर बहुत निर्भर दिखा। अगर यह बिल्ली न होती और जब मैं उनसे मिला तो मेरे पास यह सिस्टम नहीं था, तो फिर मैं उसका प्रेमी बनने को तैयार हो जाऊंगा। कोमलता के इस क्षण ने शेनगू को, जो सिस्टम प्राप्त करने के बाद से खुद को कठोर बनने के लिए कह रहा था, भी अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ मिनटों की कल्पना का आनंद लेना चाहा। अगर सुबह आपकी क्लास नहीं होती है, हम कुछ भी न करें और कुछ देर के लिए लेट जाएं, क्या यह अच्छा नहीं होगा? इस समय शेनगू के पजामे पर रखे लिटिल व्हाइट कैट के पंजे ने हल्के से उसे छुआ। शेनगू के प्रति उसका स्वर लगाव से भरा था। यह लगाव पूरी तरह से अस्पष्ट नहीं था और अंदर किसी प्रकार की पारिवारिक भावना प्रतीत होती थी। जहां तक बात है कि कौन सा कम या ज्यादा था, शेनगू नहीं बता सका। ठीक है, तुम्हें अब उठ जाना चाहिए। आपको अभी भी प्रथम श्रेणी के लिए सुजिकिंग को स्पष्टीकरण पत्र सौंपना है। यह देखकर कि शेनगू की आंखें अभी भी बंद थीं और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लिन मोमू ने उसके पजामे पर रखा अपना पंजा वापस खींच लिया। वह सीधे बिस्तर से कूद गई और तेजी से दक्षिण बेडरूम में वापस भाग गई और अपने पंजे का उपयोग करके दरवाजा बंद कर दिया। क्या यह गुस्सा है? क्या यह इस बात से नाराज है कि मैंने अभी इसका जवाब नहीं दिया? उसके बारे में सिस्टम की गाइडबुक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरे 3 साल के स्वीकारोक्ति प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने के बाद मैं निश्चित रूप से उसके सामने सफलतापूर्वक स्वीकारोक्ति कर सकूंगा। लेकिन वह तो बस एक बिल्ली है। हालांकि वह मेरे माता पिता के अलावा दुनिया में मेरे सबसे करीबी व्यक्ति हैं। लेकिन मेरी भावी प्रेमिका सुजिकिंग, झो यान या वू जियाई जैसी इंसान होनी चाहिए, है ना? इससे पहले कि शेनगू अपने विचार समाप्त कर पाता, दक्षिणी शयन कक्ष का दरवाजा फिर से खुल गया। लिन मोमू एक लड़की में बदल गई, लेकिन इस बार उसने कैजुअल कपड़े पहने थे। टी शर्ट और जीन्स का संयोजन एक नए छात्र की तरह दिख रही थी जिसने अभी अभी कॉलेज में प्रवेश किया हो। मास्टर, मुझे लगता है कि हमें फ्रिज में ब्रेड, अंडे, सॉसेज और दूध का स्टॉक कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा यह होगा कि आपके पास नॉनस्टिक अंडा फ्राइंग पैन और टोस्टर हो। इस तरह मैं हर सुबह आपके लिए नाश्ता तैयार कर सकती हूँ। इस समय लिन मोमू मुस्कुरा रही थी और ऊर्जा से भरी हुई थी जब उसने शेनगू से ये बातें कहीं। वह छोटी बिल्ली जो पहले सू जीकिंग से थोड़ी ईर्ष्या करती थी, अब उससे बिल्कुल अलग लग रही थी। स्थिति अब थोड़ी विशेष हो गई है, इसलिए मैं आज ही टेकवे का ऑर्डर दूंगा। अगर कक्षा के बाद जो हुआहाई के आदमियों द्वारा मुझे परेशान नहीं किया गया, तो मैं आपकी कही हर बात खरीद लूंगी और देखूंगी कि टमाटर के रस के साथ कोई डिब्बाबंद मछली मिलती है या नहीं। अगर हमारे घर में अधिक चीजें संग्रहित होंगी तो यह घर जैसा ही लगेगा। अपने वर्तमान विचारों के कारण शेनगू ने अभी भी इस बिल्ली के साथ अलग व्यवहार किया। क्षतिपूर्ति मनोविज्ञान प्रभाव ने लिन मोमू के प्रति उसके रवैये को पहले से अधिक कोमल बना दिया। वह एक उत्कृष्ट पुरुष मालिक की तरह था जिसने घर पर अपनी पालतू बिल्ली को बिगाड़ दिया था। गुरु, आपका धन्यवाद। लिन मोमू ने तुरंत शेनगू की ओर एक मधुर और प्यारा भाव व्यक्त किया और उसे चिंता के साथ याद दिलाया, भले ही आपके पास यह सिस्टम हो, फिर भी आपको बाहर जाते समय सावधान रहना चाहिए। जो हुआहाई द्वारा भेजे गए बुरे लोगों द्वारा घात लगाए मत रहो। शेनगू ने अपने दिल में गर्माहट महसूस की और लिन मोमू की ओर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। यह बात कहते हुए उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और अगर वह ऐसा ही करता रहा तो मैं उसे जल्द से जल्द इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। नाश्ते के बाद शेनगू ने लिन मोमू को अलविदा कहा जिसने उसे दरवाजे तक भेजा था। चेनडोंग विश्वविद्यालय तक की यात्रा सुचारू रूप से हुई और परिसर में प्रवेश करने के बाद उन्हें अधिक सहजता महसूस हुई।
आखिरकार हालांकि चेनडोंग विश्वविद्यालय में सुरक्षा गार्ड बहुत कुशल नहीं थे, फिर भी उनकी संख्या काफी थी। झो हुआहाई के लोगों को स्कूल में घुसकर उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगर वे उन सुरक्षा गार्डों को पीट भी दें तो भी चेनडोंग शहर में झो हुआहाई की प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लू हाओ और झांग यू ने उसे कल रात वापस नहीं बुलाया और उन्होंने अब तक भी उसे फोन नहीं किया है। जहां तक वांग निंग की बात है, उसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वह अभी शेनगु को फोन करता तो शेनगु की पहली प्रतिक्रिया यही होती कि झो हुआहाई के आदमियों ने उसे उससे संपर्क करने के लिए कहा है। पूरी कहानी यहाँ जाने जैसा कि उसने कल रात योजना बनाई थी। स्कूल में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले उसने छात्रावास में जाकर आज की कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें लीं। जैसी कि उम्मीद थी, उसके छात्रावास में अभी भी कोई नहीं था। शेनगु को विश्वास नहीं था कि झो हुआहाई इन 3 लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि वे उसके साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। इसलिए वह पुलिस को उनके लापता होने की सूचना नहीं देना चाहता था। जल्द ही उन्होंने कक्षा के लिए अपना सामान पैक किया और छात्रावास भवन से निकलकर शिक्षण भवन की ओर चल पड़े। जब वह सी चुन झील के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के चारों ओर हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अध्याय 53 कौन बन सकता है करोड़पति, यह अधिकाधिक लोकप्रिय क्यों हो रहा है? क्या कल इतने सारे लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए था? हालांकि वह जानता था कि आगे बढ़ते रहने से उन लोगों का ध्यान जल्दी ही आकर्षित हो सकता है और वे सभी एक साथ आ सकते हैं, फिर भी शेनगु यहां से भागना नहीं चाहता था। आखिरकार बात यहां तक पहुंच ही गई थी और छिपना तो बस एक अस्थायी उपाय था। इसके अलावा उसे सुजिकिंग के स्पष्टीकरण के लिए रंगीन स्टेशनरी देने कक्षा में भी जाना था। वे अब डब्ल्यूचैट के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते थे और शेनगु फोन पर यह बात नहीं कहना चाहता था। इसलिए वह परिणामों की परवाह किए बिना बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजरते हुए शिक्षण भवन की ओर चलते रहे और वह मानसिक रूप से तैयार था। अगर बाद में इतने सारे छात्र उसके आसपास होते तो वह खुद को फंसा हुआ बताकर प्रचारित कर सकता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे इस पर विश्वास करें या नहीं, यह उन पर निर्भर था। खैर, वह अपने एलेवल आत्मरक्षा कौशल का इस्तेमाल करके घेरे से बाहर निकल सकता था। ये छात्र जिनके पास ज्यादा कौशल नहीं था उसे रोक नहीं पाते। हालांकि तथ्य यह था कि यद्यपि कुछ छात्रों ने कभी कभी उन्हें देखा और उनकी ओर इशारा करके कुछ शब्द कहे, लेकिन अधिकांश छात्रों ने उनके आगमन पर कोई हंगामा नहीं किया। वे बुलेटिन बोर्ड के करीब जाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहे, मानो बुलेटिन बोर्ड पर कोई जादुई शक्ति हो। यह शक्ति इतनी महान थी कि उनके पास शेनगु की परवाह करने का भी समय नहीं था, जो वर्तमान में डोंग विश्वविद्यालय में सबसे गर्म विषय था। वहां क्या हो रहा है? आश्चर्य की बात यह थी कि शेनगु, जिस पर भीड़ का ध्यान नहीं गया था, अब बुलेटिन बोर्ड पर हो रही घटनाओं में रुचि ले रहा था। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और स्पष्ट आवाज में सुनने लगा, फाइनल में प्रवेश करने से पहले आपको अभी भी क्वालिफाइंग मैचों के 3 राउंड पास करने होंगे। क्वालिफाइंग मैच तो बस क्वालिफाइंग मैच होते हैं। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो क्या होगा? हाँ हाँ, चैंपियनशिप की पुरस्कार राशि 10 मिलियन है और अंतिम प्रतियोगिता में प्रत्येक व्यक्ति के सही उत्तरों की संख्या के आधार पर धनराशि प्रदान की जाती है। भले ही आप 1 करोड़ न पा सकें, लेकिन 1 लाख पाना अच्छा है। अगर मुझे 10,000 मिल जाएं, तो वह मेरे लिए कई महीनों तक इंटरनेट कैफे में बिताने के लिए पर्याप्त होगा। तुम्हारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। आप बहुत अवास्तविक हैं। 10 मिलियन पुरस्कार राशि के बारे में अधिक चर्चा के साथ शेनगु पहले ही भीड़ के बाहरी इलाके में पहुंच गया था और अधिक से अधिक सुनने लगा था। ऐसा लगता है कि अब केवल पैसा ही मेरी लोकप्रियता को दबा सकता है। और क्या यह पैसा पर्याप्त है? 10 मिलियन? क्विज प्रतियोगिता अब बहुत लोकप्रिय है। यह सोचकर शेनगु को लगा कि उसे बुलेटिन बोर्ड पर लिखी विशिष्ट सामग्री देखने के लिए उसके सामने जाने की भी जरूरत नहीं है। लोगों की चर्चाएं सुनकर ही वह काफी कुछ समझ चुका है। तभी भीड़ में से एक लड़का अचानक जोर से चिल्लाया, मैं सुजिकिंग हूं। हमारे स्कूल की शैक्षणिक देवी यहां हैं। अचानक 1000 से अधिक लोगों का पूरा समूह उबल पड़ा। शेनगु ने भीड़ की उन्मत्त निगाहों का अनुसरण किया और देखा कि सुजिकिंग एक सफेद फूलों वाली शर्ट और हल्के नीले रंग की पोशाक में शांति से उनकी ओर आ रही थी। उसकी पोशाक उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर थी और डोंग शहर में अक्टूबर में होने वाले जलवायु परिवर्तन को देखते हुए यह बिल्कुल सही लग रही थी। दूसरी ओर यांग कियान, जो उसके बगल में चल रही थी, ने अधिक भड़कीले कपड़े पहने थे, लेकिन रूप और स्वभाव के मामले में वह सिर्फ एक संगत थी।
लेकिन यांग कियान को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो 2 साल से ज्यादा समय से साथ चल रही हो और उसे इसकी आदत हो गई हो। और उसे इस बात पर गर्व था कि वो सु जिकिंग की सबसे अच्छी दोस्त बनकर उसके साथ चल पा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरों को यह साबित कर रही थी कि वह और सु जिकिंग एक साथ रहने के लिए बने हैं, और यह भी अप्रत्यक्ष रूप से साबित हुआ कि उसका रूप और स्वभाव उत्कृष्ट था। जैसे ही सु जिकिंग बुलेटिन बोर्ड की ओर बढ़ी, भीड़ स्वतः ही अलग हो गई और उसके लिए लगभग 2 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया। इस समय शेनगू ने अंततः बुलेटिन बोर्ड पर बड़े कौन करोड़पति बन सकता है पंजीकरण पोस्टर देखे। हालांकि दूरी के कारण वह केवल बड़े अक्षर ही देख पा रहा था, लेकिन स्कैन टू रजिस्टर के 4 बड़े अक्षर और उनके बगल में बड़ा क्यूआर कोड अभी भी उन लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक था जो पंजीकरण में रुचि रखते थे, जिससे उन्हें कागज पर पंजीकरण करने या किसी विशेष वेबसाइट पर पंजीकरण करने की परेशानी से बचा लिया गया। इस समय सु जिकिंग ने भीड़ के किनारे शेनगू को जल्दी से देखा। उसने उसे इतनी जल्दी नोटिस किया क्योंकि इन लोगों ने शेनगू और सु जिकिंग के विश्वासघात सीपी के बारे में फिर से गपशप करना शुरू कर दिया था। इससे शेनगू के चारों ओर 3 मीटर का दायरा अचानक खाली हो गया, जिससे सु जिकिंग के लिए भीड़ में उसे ढूंढना मुश्किल हो गया। यह पहली बार था जब शेनगू ने बड़े होने के बाद से किसी लड़की का रिश्ते के संकट से सीधे सामना किया था। हालांकि सु जिकिंग की पिछली पहचान केवल उनकी अस्थायी प्रेमिका थी, लेकिन प्रेम सहायक प्रणाली के कारण, जिसने उसे पहले ही शेनगू के विजय लक्ष्य के रूप में पहचान लिया था, उसने पहले ही उसे अपनी प्रेमिका मान लिया था। और वह शेनगू की पहली विजय लक्ष्य भी थी, और उसके लिए उसकी भावनाएं झो यांग और वू जियाई के लिए कुछ अलग थीं। जब तक कोई बड़ा परिवर्तन न हो जाए, या जब तक सु जिकिंग के पास कुछ ऐसा न हो जिसे वह स्वीकार न कर सके, वह स्वीकारोक्ति पर 3 साल का प्रतिबंध समाप्त होने से पहले उसके साथ अच्छे से रहना जारी रखना चाहता था। जब तक कि 3 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो गई, तब तक उसे यह पता नहीं था कि वह किसे चुनेगा या तब तक वह क्या बन जाएगा। ज्यादा सोचना बेकार है, चलो सिर्फ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। शेनगू, जो अपने दिल में खुद को प्रोत्साहित कर रहा था, भीड़ द्वारा देखे जाने की शर्मिंदगी से पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसने सु जिकिंग का सामना किया था। लेकिन उनका स्वभाव मोटी चमड़ी वाले बदमाश जैसा नहीं था, इसलिए हालांकि टकराव के दौरान उन्होंने मुस्कुराया, लेकिन दूसरों को यह बहुत ही बनावटी लगा। झील के किनारे बुलेटिन बोर्ड के पास हजारों दर्शकों की मौजूदगी के बावजूद वहां भयानक शांति थी। वे अपनी सांस रोके हुए थे और यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि शेनगू और सु जिकिंग में से पहले कौन बोलेगा। और इस तरह वे दोनों पूरे 30 सेकंड तक एक दूसरे को घूरते रहे। लेकिन सु जिकिंग ने फिर भी अपनी नजरें नहीं हटाईं और न ही शेनगू से बात की। वह बस उसे शांति से देखती रही और उसके चेहरे पर कोई खुशी या गुस्सा नहीं दिखा। यह बहुत उदासीन था, लेकिन फिर भी इसमें दृढ़ता की भावना थी। क्या उसका मतलब यह है कि जो पहले बोलेगा वह हार जाएगा? शेनगू की मुस्कान कुछ हद तक कठोर हो गई थी जब उसने सु जिकिंग के देवी लेबल में प्रतिस्पर्धी टैग के बारे में सोचा। उन्होंने गतिरोध तोड़ने के लिए पहल करने के विचार को दबा दिया। बेशक वह इसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता था। वह हल्के से मुस्कुराए और बुलेटिन बोर्ड पर लगे पोस्टरों की ओर चल पड़े। सभी की निगाहें उस पर टिकी रहीं और उन्होंने उसे पोस्टर पर लिखे 8 शब्दों कौन करोड़पति बन सकता है की ओर इशारा करते हुए और मुस्कुराते हुए सु जिकिंग से कहते हुए देखा, क्या तुम इस मामले में मुझसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस रखते हो? आइए देखते हैं कि चैंपियनशिप कौन जीत सकता है। सु जिकिंग धीरे धीरे शेनगू के पास गई, जल्दी से पोस्टर की सामग्री पर नजर डाली और फिर आत्मविश्वास से शेनगू से कहा, क्या तुमने सचमुच पढ़ा कि इसमें क्या लिखा है? प्रतियोगिता के प्रश्न ज्ञान के सभी क्षेत्रों से संबंधित होंगे। भले ही आप मुझे किसी निश्चित खेल में हरा सकें, लेकिन अगर बात इस बारे में है तो आपको निश्चित रूप से हारना होगा। अध्याय 54 कोई भी अनुरोध स्वीकार्य है, क्या सचमुच तुम में इतना आत्मविश्वास है? शेनगू, जो सु जिकिंग से भी अधिक आश्वस्त था, ने जानबूझकर उसे अपने शब्दों से उकसाया, तो चलो तुलना करते हैं। अगर हम में से कोई हार गया तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? सु जिकिंग को अपनी शैक्षणिक योग्यता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि वह इस तरह की प्रतियोगिता में शेनगू से हार जाएगी, खासकर जब इतने सारे सहपाठी उसे देख रहे हों। अगर मैं हार गया तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी, शेनगू ने सु जिकिंग की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट को अन्य लोगों ने बहुत उपहासपूर्ण माना। ठीक है, सु जिकिंग ने ऊंचे भाव से कहा, मैं नहीं हारूंगी। अगर तुम हार जाओ तो यह सामान्य बात है, शेनगू ने जवाब दिया। अगर मैं हार जाऊं तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
शेनगु ने कहा, अगर मैं हार भी जाऊं तो मैं किसी भी अनुरोध पर सहमत हो जाऊंगा। जब शेनगु ने सुजिकिंग की बातें सुनी तो वह तुरंत हंस पड़ा। दूसरों की नजरों में उसकी मुस्कान बहुत व्यंग्यात्मक थी। ठीक है। शेनगु ने सहमति के संकेत के रूप में सुजिकिंग से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। सुजिकिंग ने कुछ देर के लिए उनसे हाथ मिलाया और फिर उसे वापस ले लिया। यह पहली बार था जब शेनगु का सुजिकिंग के साथ शारीरिक संपर्क हुआ था और उसके हाथ का एहसास बहुत ही नाजुक और कोमल था। इस संक्षिप्त स्पर्श ने भी उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। हाँ हाँ, शेनगु, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा आंक रहे हो, दूसरों ने कहा। हाँ हाँ, वह अकादमिक प्रतिभा से हारने जा रहा है। वह एक मजाक है। वह सुजिकिंग के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? आप उसके प्रति बहुत नरम हैं, देवी। अगर मैं होता तो मैं उसे हारने के बाद घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए मजबूर करता। इस समय भी हजारों दर्शक जयकार कर रहे थे और कुछ तो हूटिंग भी कर रहे थे। जब शेनगु के पास यह प्रणाली नहीं थी तो वह स्कूल में एक साधारण छात्र था और उसने कभी भी हजारों लोगों के सामने खलनायक होने की भावना का अनुभव नहीं किया था। यह भावना ऐसी थी मानो हर कोई सोचता था कि सुजीकिंग उसके द्वारा दूषित हो गई है और वे सभी उसे जमीन में रौंदना चाहते थे। कुछ क्षण के आश्चर्य के बाद शेनगु को लगा कि यह और भी दिलचस्प होगा, इसलिए वह जोर से और अधिक लापरवाही से हंसने लगा। क्या वह पागल है? वह बहुत घमंडी है। वह पिटाई के लायक है। हंसी से अन्य लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने स्वयं सुनाया देखा था कि शेनगु लड़ने में बहुत सक्षम था, इस हद तक कि वूगे भी वूजियाई के अंगरक्षकों को स्कूल के गेट के पास कोई भी हरकत करने देने से डरते थे। इसलिए ये लोग जो बकवास कर रहे थे, शेनगु पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पाए, सिवाय उन्हें घूरने के। और जब शेनगु ने भीड़ के चारों ओर देखा तो जिन लोगों ने उन पर आरोप लगाया था उन्होंने अनैच्छिक रूप से अपने सिर नीचे कर लिए, मानो शेनगु द्वारा याद किए जाने से डर रहे हों। ये कुछ नरमदिल लोग हैं जो कमजोरों को धमकाते हैं। यह देखकर कि आरोप लगाने वाले इतने कायर थे, शेनगु को और भी अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। सबके सामने उन्होंने अपने फोन से पोस्टर पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन किया और पंजीकरण के लिए आवश्यक सभी जानकारियां तुरंत भर दीं। फिर उन्होंने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर 4 बड़े शब्द पंजीकरण सफल दर्शकों को दिखाए। अंततः उन्होंने इसे सुजिकिंग को दिखाया। यद्यपि आप जीत नहीं सकते, फिर भी मैं भीड़ की आलोचना का सामना करने के आपके साहस की सराहना करता हूं। जैसे ही सुजिकिंग ने बोलना समाप्त किया, शेनगु ने सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। सुजिकिंग के साथ मेजबान की घनिष्ठता बढ़ गई है। शेनगु ने जल्दी से सिस्टम में अपनी जानकारी की जांच की और पाया कि उनकी अंतरंगता 40 तक बढ़ गई थी। ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ किया उससे वह गलती से गुस्से में आ गई। अप्रत्याशित लाभ के साथ शेनगु का मूड तुरंत सुधर गया। इसलिए जब सुजिकिंग ने भी यहां सफलतापूर्वक पंजीकरण किया और उसे अपने फोन स्क्रीन पर 4 बड़े शब्द पंजीकरण सफल दिखाए, शेनगु ने अपनी स्वीकृति दर्शाने के लिए सुजिकिंग को सिर हिलाया और उनकी मुस्कान बहुत उज्ज्वल थी। इतना चतुर कि दूसरों को लगे कि उसने सुजिकिंग के साथ यह प्रतियोगिता पहले ही जीत ली है। इस प्रदर्शन ने निस्संदेह शेनगु को खूब तालियां बटोरी, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वह लापरवाही से शिक्षण भवन की ओर चल पड़ा जहां उसे सुबह की कक्षाएं लेनी थीं। आओ सुजिक्विन, उस आदमी से मत हारो। हाँ, उसे बता दो कि अध्ययन का देवता सिर्फ बातें नहीं हैं। शेनगु के पीछे बहरा करने वाली आवाज गूंजती रही, लेकिन इस समय उसने अचानक शरारत से सोचा, एक सुंदर अध्ययन भगवान सिर्फ बातें नहीं हैं। वह चुंबन के लिए अपने मुंह का उपयोग कर सकती है। हाँ हाँ हाँ, यह सोचकर शेनगु की चाल और भी तेज हो गई। उन्होंने खुशी खुशी एक छोटी सी धुन भी गुनगुनाई जो उन्होंने अपने बारे में सोची थी, निराश और उदास, किसी को परवाह नहीं। लेकिन भाई इस बार हवा का स्वागत करता है। जब आप गर्व महसूस करें तो वसंत का आनंद लें। मत कहो कि प्यार नफरत में बदल जाता है। सुबह की पहली 2 कक्षाएं अंग्रेजी विषय की शिक्षक झो यांग द्वारा पढ़ाई गईं। आज गुरुवार है। कल जो कि शुक्रवार है, यांग कियान का जन्मदिन है, वह लड़की जिसे शेनगु पसंद करता था। बेशक उसके जन्मदिन का अब शेनगु से कोई लेना देना नहीं है। पिछले रविवार की रात से जब उसने अधीरता से शेनगु से कहा था, तुम सिर्फ एक स्पेयर टायर हो, शेनगु की उसके प्रति चाहत फोम में बिखर गई थी और फिर भयंकर रूप से जलकर पतली हवा में गायब हो गई थी। छोटे बैंगनी क्रिस्टल पेंडेंट को वापस करने के बाद शेनगु की वित्तीय स्थिति अस्थायी रूप से राहत मिली थी। एक गरीब परिवार से होने के बावजूद उस रात वह बहुत गुस्से में था
फिर भी उसने उसे सी चुन झील में नहीं फेंका, क्योंकि उस रात अभी भी तर्कसंगता का एक अंश बचा हुआ था जो उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, मूर्ख मत बनो, आप पहले ही भावनात्मक रूप से आहत हो चुके हैं। इसे फेंक देने से तुम्हें कोई अच्छा महसूस नहीं होगा। इसके विपरीत इससे आपको और अधिक पीड़ा ही महसूस होगी। और फिर शेनगु इतने भाग्यशाली रहे कि उन्हें अपने फोन के माध्यम से सिस्टम मिल गया। उसका पहला लक्ष्य यांग कियान की रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त सुजिकिंग थी, जो दिखने में उसे पूरी तरह से कुचल सकती थी। हाँ, चेनडोंग विश्वविद्यालय में एकमात्र व्यक्ति जो दिखने में सू जीकिंग से पराजित नहीं हो सका वह था झो यांग, अंग्रेजी शिक्षक जो कक्षा 3 से 2 को पढ़ाने वाला था। जिस कक्षा में शेनगु ने आज अंग्रेजी की कक्षा ली वह वही कक्षा थी जिसमें उसने मंगलवार को भाग लिया था। क्योंकि वह कक्षा में सू जीकिंग से पहले पहुंच गया था, इसलिए जब वह उस डेस्क की ओर बढ़ा जहां वे मंगलवार को साथ बैठे थे तो एक क्षण के लिए वह हिचकिचाया, लेकिन फिर भी वह रुक गया। फिर वह गलियारे के बगल वाली मेज पर बैठ गया, अपने कंधे पर टंगे बैग से पाठ्यपुस्तक और कलम निकाली और चुपचाप सू जीकिंग के कक्षा में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करने लगा। आप कितने मोटे चमड़ी वाले हो सकते हैं? एक महिला सेलिब्रिटी के साथ आपके संबंध का खुलासा हो गया है और आप अभी भी सू जीकिंग के बगल में बैठना चाहते हैं। जब यांग कियान ने सू जीकिंग का हाथ अपने हाथ में लेकर कक्षा में प्रवेश किया, शेनगु को मंगलवार की तरह अभी भी उसी सीट पर बैठे देखकर उसने तुरंत सू जीकिंग का हाथ छोड़ दिया। वह शेनगु के पास गई और उसे जोर से डांटा। अध्याय 55। क्या मैंने उसे गलत दोषी ठहराया? क्या आप उसकी मां हैं? शेनगु ने अपनी पलकें भी नहीं उठाईं और यांग कियान से ऐसे स्वर में पूछा जो न तो गर्म था और न ही ठंडा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि उन्हें लगा कि इन 5 शब्दों का अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन शब्दों के पीछे कल्पना के लिए जगह छोड़ते हुए कभी कभी लोग जो स्वयं कल्पना करते हैं वह वास्तव में कही गई बात से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। आह! यांग कियान पहले तो स्तब्ध रह गई, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह तुरंत शर्मा गई और बोली, मैं उसकी रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त हूं। मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूं। प्रश्न से उत्पन्न शर्मिंदगी और क्रोध के कारण उसकी आवाज का स्वर थोड़ा उन्मादपूर्ण हो गया था। लेकिन शेनगु अविचलित रहे और बोले, लेकिन तुम्हारा तथाकथित अमीर बॉयफ्रेंड भी उसे पसंद करता है, क्या तुम्हें पता है? उसने मुझे सू जीकिंग को छोड़ने के लिए 200,000 युआन की पेशकश की और फिर उस पैसे का उपयोग आपके पीछे करने के लिए किया। क्या आपको यह पता है? ये 2 वाक्य निस्संदेह कक्षा में बजने वाले 2 वज्रों के समान थे। इस समय कक्षा 3 से 2 तक के लगभग आधे विद्यार्थी कक्षा में आ चुके थे। उनका ध्यान, जो मूल रूप से शेनगु और सू जीकिंग पर केंद्रित था, जल्दी से यांग कियान की ओर चला गया, जो अभी अभी शेनगु पर अपने शब्दों से हमला कर रही थी। जीकिंग के मामलों के बारे में चिंता करने से पहले क्या आप पहले अपने मामलों का ध्यान रख सकते हैं? अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ जियाओ हुआंग को ढूंढो और उसे 2 थप्पड़ मारो। मैं देखता हूं तुम बदमाशों से कैसे निपटते हो। कक्षा 3 से 2 के अन्य छात्रों ने केवल कुछ अफवाहें सुनी थीं कि जियाओ हुआंग लोगों को स्कूल के बाहर एक हॉट पॉट रेस्तरां में शेनगु पर घात लगाने के लिए ले जा रहा था और उन्हें विशिष्ट विवरण नहीं पता था। अब शेनगु ने अचानक यांग कियान के सामने इस घटना का उल्लेख किया। इससे यांग कियान को तुरंत बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह बोल नहीं पाई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। कक्षा में सभी दर्शकों को अपने ऊपर केंद्रित देखकर यांग कियान, जिसने डोंग विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद से सू जीकिंग से अधिक ध्यान आकर्षित किया था, अब शर्म से लाल हो गई और शर्मिंदा हो गई। कृपया उसके बारे में बात मत करो। वह भी उस बदमाश द्वारा धोखा दी गई थी। इतने सारे लोगों के सामने उसके घावों पर नमक छिड़कना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। इस समय सू जीकिंग, जो यांग कियान की रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त थी, अचानक उसके लिए बोली, हाँ यह सही है। यदि आप सत्य नहीं जानते तो बकवास मत करो। सू जीकिंग के समर्थन से यांग कियान ने भी राहत की सांस ली। शेनगु द्वारा उस पर लगाए गए आरोपों को गलत साबित करने के लिए उसने सार्वजनिक रूप से एक राज उजागर करने का फैसला किया। दरअसल जियाओ हुआंग ने कभी मेरा पीछा नहीं किया। मैंने उसके साथ रात का खाना सिर्फ इसलिए खाया क्योंकि उसने मुझसे सू जीकिंग का पीछा करने में मदद करने की विनती की थी। इस समय शेनगु को अंततः समझ में आया कि क्यों जियो हुआंग ने मंगलवार को हाई झोंग लाओ हॉट पॉट रेस्तरां में सू जीकिंग को छोड़ने के लिए उसे पैसे देने की हिम्मत की। मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताने की योजना बना रहा था, लेकिन आज वह इतने सारे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहता था, इसलिए मुझे यह अभी कहना पड़ा। इस बड़े रहस्य का खुलासा करने के बाद यांग कियान ने तुरंत इसे सू जीकिंग को समझाया, जो अभी भी सदमे में थी। प्रिय, मुझसे नाराज मत हो।
मैं भी तुम्हें एक अमीर प्रेमी खोजने में मदद करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। जब शेनगु ने यांग कियान को सु जिकिंग के प्रति दयनीय भाव बनाते देखा तो वह क्षण भर के लिए अपना संयम खो बैठा, क्योंकि वह इस संभावना से बच नहीं सकता था कि यांग कियान ने पहले भी उसे स्पेयर टायर कहा था, क्योंकि जब उसने उससे इसके बारे में पूछा था तो वह उसके आत्मविश्वास की कमी पर नाराज थी। वास्तव में वह दोनों खेमों में शामिल नहीं थी, उसने उसके साथ अन्याय किया था। अगर ऐसा है तो मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। बेहद शर्मिंदा महसूस करते हुए शेनगु को भी थोड़ी राहत महसूस हुई। आखिरकार जब बात किसी व्यक्ति की गरिमा के उल्लंघन की हो तो बैकअप योजना के रूप में छोड़ दिया जाना और किसी पर गुस्सा होना दोनों ही बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तभी सु जिकिंग ने अपनी हैरानी भरी अभिव्यक्ति को दूर कर दिया और यांग कियान की ओर देखते हुए हल्की सी आह भरी और कहा, छोड़ो भी, आखिर मैंने तुम्हें पहले तो नहीं बताया था कि मैं उसकी नाम मात्र की अस्थायी प्रेमिका हूँ। ये दोनों चीजें एक दूसरे को रद्द कर देती हैं। यह कहने के बाद सु जिकिंग ने सीधे यांग कियान की आंखों में एक सार्थक नजर से देखा। यांग कियान को उसकी निगाहों के नीचे असहज महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे सु जिकिंग ने उसे पूरी तरह से देख लिया था और कुछ ऐसी बातों का अनुमान लगा लिया था जो उसने अभी तक नहीं कही थीं और उसके स्वेच्छा से कबूल करने की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है, मेरे द्वारा मान लिया गया है। सु जिकिंग की उसके प्रति सद्भावना को कम होने से बचाने के लिए यांग कियान ने भारी मानसिक दबाव में अंततः हिम्मत जुटाई और सभी सहपाठियों के सामने कहा, दरअसल मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम दोनों वास्तव में प्यार में नहीं थे। जिस दिन आप दोनों ने समझौता किया था उस दिन अध्ययन कक्ष में अन्य लोग भी थे और मुझे इसके बारे में उन लोगों से पता चला जिन्हें उन्होंने बताया था। जब यह कहा गया तो कक्षा में मौजूद सु जिकिंग और शेनगु को छोड़कर सभी छात्रों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अभी अभी तरबूज खाया हो। लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी अधिक चौंकाया वह यह थी कि सु जिकिंग ने सीधे तौर पर कहा, आपने जिन अन्य लोगों का उल्लेख किया वे जियाओ हुआंग थे, है ना? वह और वूगे काफी देर तक लाइब्रेरी के अध्ययन कक्ष में बारी बारी से मेरी निगरानी करते रहे। क्या उन्हें लगता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया? इस बिंदु पर सु जिकिंग ने उपहास किया और यहाँ तक कि शेनगु के पास चली गई। उसने उसे थोड़ा पीछे हटने का इशारा किया, फिर उसके बगल में बैठ गई, ठीक वैसे ही जैसे वह मंगलवार को बैठी थी, उसकी मेज के सामने वाली सीट पर। मैंने कल रात इसके बारे में सोचा था। बैठने के बाद सु जिकिंग ने अपनी सामान्य आवाज में शेनगु की ओर मुड़कर कहा, चूंकि आज मेरी गर्लफ्रेंड का दर्जा इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे एक खेल में हार गई थी। तुम्हारे और वू जियाई के बारे में सच्चाई चाहे जो भी हो, मुझे आज का समझौता पूरा करना चाहिए। कक्षा 3 से 2 के अन्य छात्र एक बार फिर हंगामा करने लगे, लेकिन यांग कियान ने तुरंत असहमति जताई और सु जिकिंग को मनाने की कोशिश की। जिकिंग, आपको इस तरह के व्यक्ति के साथ अपना वादा निभाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सु जिकिंग अविचलित रहीं और शेनगु के बगल में बैठ गईं और बोली, मुझे मनाने की कोशिश मत करो, कृपया मेरे निर्णय का सम्मान करें। यांग कियान तुरंत चुप हो गई। हालांकि वह सु जिकिंग को इस तरह देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, फिर भी उसने खुद को रोक लिया और उसे और मनाने की कोशिश नहीं की। वह केवल सु जिकिंग की सीट के पीछे बैठी रही और शेनगु को शत्रुतापूर्ण नजर से देखती रही। क्या यह हो सकता है कि अब मेरे प्रति उसकी शत्रुता वास्तव में इसलिए है क्योंकि मैंने उससे उस समय जियाओ हुआंग के साथ होने के बारे में सवाल किया था, जिससे वह परेशान हो गई और उसने आवेग में आकर कहा कि मैं सिर्फ एक बैकअप विकल्प था। लेकिन वास्तव में वह मुझे दिल से पसंद करती है, इसलिए वह मेरी अस्थायी प्रेमिका होने के नाते सु जिकिंग के प्रति इतनी बड़ी दुश्मनी दिखाती है। हालांकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि इसकी संभावना ज्यादा नहीं है। विस्तारित संस्करण का अन्वेषण करें, लेकिन अगर यह वास्तव में ऐसा होता तो शेनगु के लिए भविष्य में यांग कियान का सामना करना पहले की तरह कठिन होता। उसकी नफरत को हल्के में लेना। इसी समय उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, आपके स्टोर में नए आइटम उपलब्ध हैं, कृपया जांच करें। शेनगु ने नए आइटमों की जांच करने के लिए अपने विचारों का उपयोग किया, केवल यह पता लगाने के लिए कि सिस्टम फिर से उन पर सभी गेम सिक्कों को खत्म करने की कोशिश कर रहा था।